हेलो दोस्तों, आज हम तेरे इश्क में दिल पागल है का 29वां भाग लेके आए हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि कहानी के आगे के एपिसोड पब्लिश होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अभिमान और आयुष्मान दोनों बहस कर रहे थे। तभी आयुष दौड़ते हुए अभिमान की तरफ आया और बोला, भाई हमारे घर के सारे बॉडीगार्ड मर चुके हैं, सभी की लाश बाहर गार्डन में रखी हुई है। ये सुनकर आयुष्मान और अभिमान दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। आयुष बोला, सारे बॉडीगार्ड मरे हुए हैं, इसका क्या मतलब? क्या कल रात हमारे घर पर अटैक हुआ था? मुझे लगता है कल रात हमारे घर पर अटैक हुआ था, नहीं तो सारे बॉडीगार्ड कैसे मर गए? बाहर एक भी बॉडीगार्ड नहीं है। ये सुनकर अभिमान ने जल्दी से आयुष की तरफ देखते हुए कहा, जल्दी से सिक्योरिटी रूम में चलो। ये सुनकर तीनों भाई सिक्योरिटी रूम में गए पर वहां भी कोई बॉडीगार्ड नहीं था। अभिमान में जल्दी से कैमरा ओपन किया और सिक्योरिटी रूम में कल रात की फोटोज देखने लगे। पहले उन्होंने हाल देखा पर हाल में उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगा। फिर उन्होंने बाहर विला का देखा जहां एक एक करके कुछ लोग आकर साइलेंसर लगाकर सभी बॉडीगार्ड को मारकर हाल के अंदर चले गए। ये देखकर अभिमान ने फुटेज को धीरे धीरे और आगे किया तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग आयुष्मान के कमरे में गए और दिव्या को बेहोश करके अपने साथ लेकर निकल रहे थे। वहीं कुछ ही देर बाद रेहा की चिल्लाने की आवाज़ उन्हें सीसीटीवी में सुनाई दी थी। उन्होंने जल्दी से कैमरा हाल की किचन की तरफ की तो उसे फुटेज में दिखाई दिया कि रेहा के सर पर किसी ने डंडे से वार किया और रेहा को अपने साथ ले गए। ये देखकर अभिमान ने आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, देख लो, मेरी रेहा ने कुछ नहीं किया है, बल्कि वह लोग तो दिव्या का किडनैप करने आए थे। मेरी रेहा बिना मतलब किसी का शिकार बन गई है। ये सुनकर आयुष्मान कुछ नहीं बोल रहा था। वही अभिमान ने वैभव को कॉल लगाना स्टार्ट किया, पर वैभव का फ़ोन साइलेंट पर था, इसलिए वैभव ने अभिमान का कॉल देखा ही नहीं। अभिमान ने गुस्से से कहा, इसे जब फ़ोन करता हूँ इसका फ़ोन बिजी ही आता है या साइलेंट रहता है, कभी टाइम पर मेरा कॉल क्यों नहीं उठा लेता है। अभिमान ने लैपटॉप पर लोकेशन ट्रैकर ऑन किया। लोकेशन इस एक बिल्डिंग की दिख रही थी, कैसी बिल्डिंग जो अभी बनी भी नहीं थी। ये देखकर आयुष ने कहा, भाई ये किसकी लोकेशन आप ट्रैक कर रहे हो? ये सुनकर अभिमान ने कहा, ये रेहा की लोकेशन है। ये सुनकर आयुष ने गुस्से से कहा, रेहा का फ़ोन तो उसके कमरे में है, फिर आप उसकी लोकेशन कैसे ट्रैक कर रहे हो? अभिमान ने आयुष की तरफ देखते हुए कहा, रेहा के हाथ में रेहा ने जो ब्रेसलेट पहन रखा है उस ब्रेसलेट में मैं ट्रैक्टर लगा रखा है। मैं रेहा की लोकेशन बहुत आराम से ट्रेस कर सकता हूँ। ये सुनकर आयुष्मान ने गुस्से से कहा, कैसे पति हो तुम अपनी बीवी के लोकेशन ट्रैक करते हो? अभिमान ने गुस्से में कहा कि मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करता हूँ, इसी वजह से तुम्हारी बीवी भी तुम्हें मिल जाएगी। अब चलो चलते हैं अपनी अपनी पत्नी को बचाने के लिए। वही इन तीनों की बातें छुपाकर स्नेहा राजपूत ने सुन ली। स्नेहा ने गुस्से में कहा, हो ना हो इन सब के पीछे जरूर माया है। आखिर यह घटिया औरत चाहती क्या है? मेरे बच्चों को चैन से रहने क्यों नहीं देती है? जो भी हुआ उन सब बातों को 30 साल हो चुके हैं, पर वह सुधरने वाली नहीं है, हमेशा मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती है। अगर उसने दिव्या या रेहा को कुछ कर दिया तो मेरे बच्चा मुझसे दूर हो जाएगा। मैं आयुष्मान को नहीं खो सकती हूँ। वह बोलते हुए जल्दी से स्नेहा ने गाड़ी ली और एक गन लेकर उसे लोकेशन के लिए निकल गई। बिल्डिंग में रेहा और दिव्या दोनों एक चेयर से बंधी हुई थी। दिव्या धीरे धीरे दोनों की आंखें खुलना लगी।
दिव्या जैसे ही होश में आए खुद को एक अनजान जगह महसूस कर उसे डर लगने लगा। तभी दिव्या ने देखा कि उसके बगल में रेहा है। दिव्या ने रेहा को उठाते हुए कहा, रेहा हमारा किडनैप हो गया है। रेहा की धीरे धीरे आंखें खुलने लगी। रेहा चारों तरफ देखा और बोली, क्या मैं सपना देख रही हूँ? दिव्या ने गुस्से में कहा, होश में आओ वरना मैं तुम्हें एक थप्पड़ मारूंगी। ये सुनकर रेहा ने आंखें खोल दिया और दिव्या तरफ देखते हुए कहा, सारी तुम्हारी गलती है। वो लोग तुम्हें किडनैप करने आए थे और मैंने तुम्हें देख लिया और मेरा भी किडनैप हो गया। ये सुनकर दिव्या ने कहा, किस महान इंसान ने कहा था कि आखिर तक मेरे बच्चे को प्रोटेक्ट करेगा। अब जब प्रोटेक्ट करने की बारी है तुम्हें अपनी जान ज्यादा प्यारी लग रही। ये सुनकर रेहा ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो जब जान देने की बारी आएगी तब मैं दे दूंगी, पर अभी क्यों लेनी है मेरी जान? अभी तो मैंने अभिमान के साथ अपनी फबी एंजॉय नहीं कर पा। ये सुनकर दिव्या ने गुस्से में कहा, यह क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभी हम दोनों की जान खतरे में है और तुम्हें नौटंकी कर रही है। तभी एक औरत जिसने रेड कलर की बहुत डिजाइनर साड़ी पहन रखी थी और 7 इंच का हाई हील पहन रखा था, वह ताली बजाते हुए बोली, क्या बात है रेहा, सच में तुम कॉमेडी करने में बहुत अच्छी हो। रेहा ने उस औरत की तरफ देखते हुए कहा, यह विलन आंटी कौन है और ऐसे क्यों बोल रही है? ये सुनकर दिव्या ने कहा, यह माया राजपूत है, अभिमान की सभी माँ और उन्होंने आयुष्मान को पाला है। दिव्या ने गुस्से में कहा, आंटी आपने मुझे क्यों किडनैप किया है? ये सुनकर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, सुना है तुम प्रेग्नेंट हो। ये सुनकर दिव्या ने कहा, हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ और आप दादी बनने वाली है। पर आपने मुझे किडनैप क्यों किया है? ये सुनकर माया ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम प्रेग्नेंट हो तो मैं कैसे दादी बनने वाली हूँ? दादी तो वह स्नेहा बनने वाली है ना। माया की यह बात सुनकर अब पता नहीं क्यों दिव्या को थोड़ी घबराहट महसूस होने लगी। दिव्या के चेहरे के हाव भाव देखकर माया ने कहा, तो तुम्हें सब समझ में आ गया है। दिव्या की वह मैं ही हूँ जो तुम्हारे बच्चे को मारने की कोशिश कर रही हूँ। ये सुनकर दिव्या ने कहा, पर आंटी आप ऐसा क्यों कर रही हो? तभी रेहा ने धीरे से कहा, क्योंकि इन्हें प्रॉपर्टी और पैसे चाहिए, इसलिए ऐसा कर रही है। पर यह बात रेहा इतनी धीरे से बोली थी कि फिर दिव्या ही सुन पाई थी। रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ आपने मुझे क्यों किडनैप किया है? मैं तो आपकी सगी बहू हूँ ना। ये सुनकर माया ने कहा, तुम बस उस स्नेहा राजपूत की सगी हो। तुम मेरी कोई नहीं लगती हो। मैं तुम्हें मारूं या ना मारो उसे मेरा कोई फायदा नहीं होगा, क्यों ना मैं तुम्हें जान से मार दूं। वैसे भी बहुत शौक है तुम्हें इसके बच्चे को बचाने का। ये बोलते हुए माया ने गन रेहा की तरफ पॉइंट कर दी। रेहा ने डरते हुए कहा, सासू माँ ऐसा मत कीजिए, मुझे मत मारिए, नहीं तो आपके बेटे का क्या होगा? माया ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता है तुम दोनों के मरने के बाद वो स्नेहा राजपूत आयुष्मान और अभिमान की दूसरी शादी करवा देगी। पर आयुष्मान को मैं जान से मार दूंगी और अभिमान की दूसरी शादी के बाद उसे बच्चा हो ही जाएगा। ये सुनकर पता नहीं रेहा के दिमाग में क्या आया है। रेहा ने चिल्लाते हुए कहा, सासू माँ आप ऐसा कैसे कर सकती है? आप अपने होने वाले पोता या पोती को कैसे मार सकती हो? माया ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको इसी बात का डर है ना कि दिव्या का बच्चा वारिश बन जाएगा। पर ऐसा कुछ नहीं है, दिव्या का बच्चा इस दिन में आ भी जाए तो कभी वारिश नहीं बन पाएगा।
ये सुनकर माया ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि सासू माँ मैं अभिमान के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये सुनकर माया हैरानी से रेहा की तरफ देखने लगी। वही रेहा की यह बात सुनकर दिव्या भी हैरान होकर रेहा की तरफ देखने लगी। रेहा ने माया की तरफ देखकर कहा, सासू माँ आप दादी बनने वाली है। आपका पोता या पोती इस दुनिया में आने वाला है। माया बस हैरानी से रेहा को देख रही थी। दिव्या ने मन में कहा, रेहा प्रेग्नेंट थी। रेहा की बात सुनने के बाद माया ने कहा, तुम सच बोल रही हो, तुम प्रेग्नेंट हो? ये सुनकर रेहा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, सासू माँ मैं सच बोल रही हूँ। मैं प्रेग्नेंट हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप अभी के अभी किसी डॉक्टर को बुलाए और मेरा चेकअप करवाए। आपको पता चल जाएगा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनकर माया ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर तुम प्रेग्नेंट हो तो ये बात अभिमान को कैसे नहीं पता? रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अभिमान का बर्थडे आने वाला है। मैंने सोचा था कि अभिमान के बर्थडे वाले दिन मैं उसे सरप्राइज दूंगी कि वह पापा बनने वाला है। अभिमान के लिए इससे अच्छा गिफ्ट क्या हो सकता है? अभिमान को हमेशा से एक बच्चे की चाहत थी और वह चाहत पूरी होने वाली है। इसलिए मैं अभिमान को ये देना चाहती थी। अगर आपको यकीन नहीं है तो पता कर लीजिए, कुछ दिन से मैं और अभिमान एक दूसरे करीब नहीं आ रहे हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम दे सकती है। पता कर लीजिए। ये सुनकर माया ने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, क्या रेहा सच कह रही है? कुछ दिन से वह अभिमान के साथ उसके करीब नहीं जा रही है। ये सुनकर माया के आदमी ने कहा, हाँ 1 हफ्ते से तो हम नजर रख रहे हैं। रेहा बस कमरे में जाने के बाद सो जाती है। ये सुनकर रेहा ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बेशर्म, सब कितने बेशर्म है। एक हस्बैंड वाइफ के कमरे में नजर रखते हैं, थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती है इन्हें। माया ने खुश होते हुए कहा, इसका मतलब मैं दादी बनने वाली हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं बहुत खुश हूँ। मैं दादी बनने वाली हूँ। मेरा पोता इस दुनिया में आने वाला है। रेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, सासू माँ अब तो आपको पता चल गया ना कि दिव्या से पहले मेरा बच्चा आने वाला है, तो प्लीज इसे छोड़ दीजिए। रेहा की इस बात को सुनने के बाद दिव्या थोड़ा कंफ्यूजन के साथ मन में सोच, ऐसा कैसे हो सकता है? रेहा को इंडिया आए हुए 3 महीने भी नहीं हुए हैं और वह 3 महीने प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? यानी ऐसा तो नहीं कि लंदन में अभिमान और रेहा एक साथ रह रहे थे। शायद ये लंदन में ही प्रेग्नेंट थी, पर उसने किसी को बताया क्यों नहीं? एटलीस्ट सौम्या को तो बताना ही चाहिए था, वह तो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। माया ने गुस्से में कहा, नहीं रेहा बेटा, तुम समझ नहीं रही हो। अगर इस लड़की का बच्चा इस दुनिया में आ गया तो तुम्हारे बच्चे को कभी वह प्यार और प्रॉपर्टी नहीं मिल पाएगा। इसका बच्चा हमेशा तुमसे सब कुछ छीन लेगा, जैसे हमेशा नेहा मुझे हर चीज छीन लेती थी। नेहा ने मुझे मेरा प्यार और मेरा बच्चा दोनों छीन लिया। उसकी तरह मैं अपने पोते के साथ नाइंसाफी नहीं होने दूंगी, उसे सब कुछ मिलेगा। ये सुनकर रेहा ने अपने मन में कहा, जिस चीज के लिए इतना सारा नाटक किया है, ये औरत तो मान ही नहीं रही है। रेहा, थोड़ी अपनी एक्टिंग को और अच्छी से करो। रेहा ने अपने पेट पर हाथ रखते हुए कहा, सासू माँ मैंने कुछ नहीं खाया है। रात से मेरे पेट में दर्द हो रहा है, लगता है बच्चे को भूख लगी हुई है। प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दीजिए, नहीं तो आपका पोता बेचारा मेरे पेट में भूखा रह जाएगा।
ये सुनकर माया ने जल्दी से एक आदमी की तरफ देखते हुए कहा, जाओ रेहा के लिए कुछ अच्छा सा खाना जल्दी से लेकर आओ, नहीं तो मेरा पोता भूखा रहेगा। माया की बात सुनने के बाद दो आदमी खाना लाने के लिए चले गए। रेहा अपने हाथों की तरफ देखते हुए कहा, मेरे हाथ पैर इतने जोर से क्यों बंधे हुए हैं, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। बेचारा बच्चा कैसा फील कर रहा होगा। माया ने अपने आदमियों की तरफ देखते हुए कहा, रेहा के हाथ पैर खोल दो। उन आदमियों ने जल्दी से रेहा के हाथ पैर खोल दिए और रेहा को सोफे पर बैठे हुए बोला, आप आराम से यहीं पर बैठी, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। माया जैसे ही रेहा के पास आई, तभी माया को किसी की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। माया ने नीचे देखा तो नीचे स्नेहा राजपूत की गाड़ी थी। स्नेहा दौड़ते हुए ऊपर आ रही थी। ये देखकर माया ने कहा, ये नेहा हर जगह कैसे पहुंच जाती है। आज इसके पहुंचने से पहले मैं इसकी बहू और पोते को मार कर ही रहूंगी। दिव्या ने रोते हुए कहा, प्लीज मेरे बच्चे को मत मारिए, पहले भी मैं अपना बच्चा खो चुकी हूँ। प्लीज आंटी ऐसा मत कीजिए, आंटी मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मेरे बच्चे को मत मारिए। माया राजपूत ने गुस्से से कहा, अगर तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में रहा तो कभी मेरे पोते और अभिमान वो हक नहीं मिल पाएगा, मैं तुम्हें मार कर ही रहूंगी। ये बोलते हुए माया ने एक गोली दिव्या के तरफ चला दी, पर तभी माया के होश उड़ गए क्योंकि दिव्या के आगे रेहा खड़ी हो गई और वह गोली रेहा के पेट में लग गई। दिव्या ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। दिव्या ने जैसे ही अपनी आंखें खोली वह हैरानी से रेहा की तरफ देखने लगी। अचानक से गोली लगने की वजह से रेहा दिव्या के पैर के पास गिर गई और दिव्या की तरफ देखते हुए बोली, मैंने अपना वादा निभाया दिव्या, तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने दिया। माया राजपूत ने गुस्से से कहा, रेहा बेटा तू क्यों आगे आ गई, मैं इस दिव्या को नहीं छोड़ूंगी। इस दिव्या के वजह से मेरे पोते या पोती इस दुनिया में आने से पहले ही चला गया। मैं इस दिव्या को मार दूंगी। यह बोलते हुए माया ने एक और गोली दिव्या की तरफ चलाई। रेहा फिर उसे गोली के बीच आ गई और जोर से चीखी। रेहा की चीखें सुनकर अभिमान, आयुष्मान और स्नेहा तीनों ऊपर आ गए। अभिमान ने जैसे ही रेहा की तरफ देखा, अभिमान रेहा चिल्लाया। अभिमान की आवाज सुनकर माया ने पीछे देखा जहां अभिमान खड़ा था। माया ने गुस्से में कहा, आज मैं फांसूंगी तो फंसूंगी, पर मैं इस दिव्या को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ये बोलते हुए उसने एक और गोली दिव्या की तरफ चलने ही वाली थी, तभी स्नेहा ने एक गोली माया के पैर पर चला दी। स्नेहा ने गुस्से में कहा, अगर मेरी दिव्या को तुमने मारने की कोशिश भी की तो माया में तुम्हारी जान ले लूंगी। ये सुनकर माया ने दर्द में भी मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें अगर मुझे मारना होता स्नेहा तो तुम गली मेरे सीने या पीठ पर चलाती, पर नहीं, क्योंकि मुझे पता है तुम अपनी छोटी बहन को कभी मार नहीं सकती हो। स्नेहा ने गुस्से में माया की तरफ देखते हुए कहा, हमेशा से तुम गलत थी माया, तुमने किसी और का प्यार छीना, किसी और का परिवार छीना। तुमने हमेशा अभय को मुझसे छीना है, फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। पर आज तुम्हारी वजह से मेरी दिव्या और रेहा को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें नहीं ने वाली हूँ। माया ने दर्द भरी आवाज में कहा, आज मैं मरूंगी तो मरूंगी, पर तुम्हारे वंश को खत्म कर कर ही मरूंगी। ये बोलते हुए माया ने एक और गोली दिव्या पर चलाने ही वाली थी। तभी स्नेहा ने अपनी बंदूक से लगातार 3-4 गोलियां माया के तरफ चला दी। गोली लगते ही माया जमीन पर गिर गई और दर्द में चिल्लाते हुए तुरंत बेहोश हो गई। वही स्नेहा, अभिमान और आयुष्मान दौड़ते हुए रेहा की तरफ आए जो बेहोश हो चुकी थी।
अभिमान ने रेहा को गोद में उठाते हुए कहा, रेहा प्लीज अपनी आंखें खोलो। रेहा प्लीज अपनी आंखें खोल नहीं रही थी। आयुष्मान ने जल्दी से दिव्या के हाथ पैर खोल और उसे गले लगा लिया। दिव्या ने रोते हुए कहा, आयुष्मान गोली मुझे लगने वाली थी पर रेहा आगे आ गई। उसने मेरे बच्चे को बचाने के लिए अपने बच्चे की भी परवाह नहीं की। ये सुनकर अभिमान रेहा की तरफ हैरानी से देखने लगा। दिव्या ने अपनी आंख में आंसू लिए हुए कहा, आई एम सॉरी अभिमान, मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से तुम्हारा बच्चा एक बार फिर तुमसे दूर हो गया। ये बोलते हुए दिव्या बहुत जोर जोर से रोने लगती। दिव्या बार बार अभिमान से माफी मांग रही थी और यही बोल रही थी, प्लीज मुझे माफ कर दो अभिमान, मेरी वजह से तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। वही दिव्या की यह बात सुनकर सभी हैरानी से रेहा की तरफ देखने लगे, जिसके पेट से बहुत सारा खून निकल चुका था। अभिमान ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, चुप हो जाओ दिव्या, अभी मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है। अभी मुझे रेहा को अस्पताल लेकर जाना है। ये बोलते हुए अभिमान जैसे ही एक कदम आगे बढ़ने वाला था, तभी माया के आदमियों ने चारों तरफ से अभिमान और आयुष्मान, दिव्या, रेहा और स्नेहा राजपूत सभी को घेर लिया। अभिमान ने गुस्से से उन गुंडों की तरफ देखते हुए कहा, मैं सीधे से बोल रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अपनी बीवी को अस्पताल लेकर जाना है। लेकिन वह गुंडे थे कि अभिमान की बात सुन नहीं रहे थे और अचानक से अभिमान की तरफ एक रोड चलाने वाले थे। तभी अभिमान ने तेजी से उसे आदमी को एक लात मारी और वह आदमी नीचे गिर गया, पर रेहा का बैलेंस बिगड़ गया। अभिमान ने गुस्से से आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, रेहा को पकड़ लो। अभिमान की इस बात को सुनकर आयुष्मान हैरान होकर अभिमान की तरफ देखने लगा। अभिमान गुस्से में चिल्लाया, रेहा को अपनी गोद में उठाओ। ये सुनकर जल्दी से आयुष्मान ने अभिमान से रेहा को लेकर अपनी गोद में रख लिया। वही रेहा बेहोश थी और उसके पेट से बहुत खून निकल रहा था। ये देखकर मिसेज राजपूत ने जल्दी से अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और रेहा के पेट में बांध दिया और रेहा की तरफ देखते हुए बोली, रेहा बेटा प्लीज होश में आ जाओ। रेहा बेटा होश में आ जाओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, प्लीज अपनी आंखें खोलो। अभिमान ने गुस्से से कहा, मैंने तुम्हें समझाया था मेरे रास्ते में मत आओ, पर तुम हो कि सुनने वाले ही नहीं हो। तुम लोगों की मौत अब तुम्हारे सामने खड़ी है। अभिमान ने अपने पैंट के जब से 2 बंदूक निकालकर चारों तरफ शूट करने लगा। अभिमान शूट कर रहा था और आयुष्मान रेहा और दिव्या के साथ धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे जा रहा था। अभिमान हर तरफ शूट करके उन लोगों को सबको मारकर जल्दी से नीचे आया। अभिमान रेहा की तरफ देखते हुए कहा, रेहा प्लीज होश में आ जाओ। रेहा प्लीज होश में आ जाओ। दिव्या ने जल्दी से गाड़ी से पानी का बोतल लिया और रेहा के मुंह पर पानी करने लगी। रेहा की आंखें धीरे धीरे खुलने लगी। अभिमान रेहा को लेकर पीछे की सीट पर बैठ गया। वहीं दिव्या भी अभिमान के साथ पीछे बैठ गई और रेहा को उठाने लगी। आयुष्मान जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और आयुष्मान के बगल में मैसेज राजपूत बैठ गई। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, क्यों किया तुमने ऐसा रेहा? तुम अपनी जान कैसे खतरे में डाल सकती हो? क्या तुम्हें एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आया? रेहा ने बहुत धीरे से दर्द भरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें कहा था ना अभिमान, मेरे होते हुए दिव्या के बच्चे को कुछ नहीं हो सकता है। देखो उसका बच्चा बिल्कुल सही सलामत है। मैंने अपना वादा पूरा किया, अब उसके बच्चे को किसी से खतरा नहीं है। अभिमान ने रेहा की तरफ देखते हुए कहा, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है?
रेहा हर समय दूसरों के बारे में नहीं सोचते हैं, कभी खुद के बारे में भी सोच लो। ये सुनकर रेहा ने कहा, दिव्या कोई और नहीं है, आयुष्मान की बीवी है, तुम्हारे छोटे भाई की बीवी, और इस बच्चे से हमारा भी रिश्ता है। अभिमान में इस बच्चे को कैसे कुछ होने दे सकती हूँ। रेहा की इस बात को सुनकर दिव्या ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैंने हमेशा रेहा से नफरत की और जलन महसूस की, और आज रेहा की वजह से मेरा बच्चा बिल्कुल ठीक है। मैं रेहा का यह एहसान कभी भूल नहीं सकती हूँ। मैसेज राजपूत जल्दी से वैभव को कॉल लगाने लगी। ये देखकर आयुष्मान ने कहा, आप वैभव को कॉल क्यों लगा रहे हो? उसकी तो कल शादी हुई है, उसे इस बारे में नहीं बताना चाहिए। ये सुनकर मैसेज राजपूत ने गुस्से में कहा, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, रेहा का खून बहुत गिर चुका है। रेहा को इमरजेंसी में खून चढ़ाना होगा, इसीलिए मैं वैभव को कॉल कर रही हूँ कि वह या रणविजय जी जाकर जल्दी से रेहा को खून देने के लिए रेडी रहे। ये सुनकर आयुष्मान चुप हो गया। वहीं अभिमान ने रेहा का चेहरा अपने चेहरे के करीब करते हुए कहा, तुम्हें हमेशा पूरे दुनिया की फिक्र होती है रेहा, और तुम मुझे दावा करती हो कि तुम मुझसे प्यार करती हो, पर कभी भी पहले मेरे बारे में क्यों नहीं सोचती हो? रेहा ने दर्द भरी आवाज में कहा, अभिमान मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुमसे शादी करने के बाद मैंने इस परिवार से भी प्यार किया है। इस परिवार के हर सदस्य से, और उन्हें बचाना मेरी जिम्मेदारी है। रेहा को अचानक से बहुत दर्द महसूस होने लग। रेहा दर्द से बोली, अभिमान प्लीज कुछ करो, मुझे नहीं मरना है, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। अभिमान आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, आयुष्मान गाड़ी और तेज चलाओ। आयुष्मान ने गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज कर दी। रेहा ने रोते हुए कहा, अभिमान मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज कुछ करो, तुम्हें तो पता है ना मुझे मरने से बहुत डर लगता है। अभिमान ने रेहा के गाल पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें याद है ना मैंने तुमसे शादी के समय कहा था, तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता और कोई दूर नहीं कर सकता है। रेहा चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। ये सुनकर रेहा ने कहा, तो अभिमान अपना वादा पूरा करो, मुझे बचा लो, क्योंकि मुझे अभी बहुत कुछ करना है, इतनी आसानी से मुझे नहीं मरना है, मुझे अभी बहुत जीना है। ये सुनकर अभिमान की आंखों में आंसू आ गए। अभिमान ने जल्दी से आंसू को कंट्रोल करते हुए कहा, मैंने कहा ना रेहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, तुम्हें मैं कुछ नहीं होगा। रेहा ने रोते हुए कहा, अभिमान मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, ये दर्द कुछ ही देर में खत्म हो जाएगा, तुम बोलना बंद करो, बोलने से भी दर्द बहुत होता है। ये सुनकर रेहा चुप हो गई और रेहा के आंखों से बहुत आंसू निकल रहे थे। अभिमान ने रेहा की आंसू को पोंछते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तभी आयुष्मान ने कहा, अभिमान इस रोड पर ट्रैफिक जाम है, हम आगे कैसे जाएंगे? यहाँ ट्रैफिक क्लियर होने में 1 घंटे लग जाएंगे, तब तक बहुत देर हो जाएगी। ये सुनकर अभिमान ने गुस्से में कहा, ऐसा नहीं हो सकता, इस ट्रैफिक को अभी से कि अभी खत्म करो, जल्दी से इस रोड को खाली करो। ये सुनकर आयुष्मान ने कहा, अभिमान ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो, मैं कोई मिनिस्टर नहीं हूँ जो इस रोड को मेरे लिए तुरंत खाली कर दिया जाएगा। अभिमान ने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करते हुए कहा, मैं जिस रोड पर हूँ वहाँ ट्रैफिक बहुत जाम है, अगले 2 मिनट में सारे ट्रैफिक को क्लियर करो, नहीं तो मेरे लिए रास्ता बना, कुछ भी करो, पर मुझे 2 मिनट में ये रास्ता क्लियर चाहिए। मुझे रेहा को अस्पताल लेकर जाना है। ये बोलकर अभिमान ने कॉल कट कर दिया। आयुष्मान ने गुस्से से कहा,
अभिमान, तुम्हारे कहने से यह रोड खाली नहीं हो जाएगी। तुम एक काम करो, जल्दी से रेहा को अपनी गोद में उठाओ और उसे अस्पताल लेकर जाओ। इससे पहले अभिमान कुछ जवाब दे पाता, दिव्या ने गुस्से से कहा, आयुष्मान, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अभिमान इतनी ट्रैफिक में रेहा को लेकर कैसे जा सकता है? ऊपर से रेहा की हालत तो देखो, रेहा की हालत बहुत खराब है। आयुष्मान ने, अभिमान, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। अगर अभी के अभी रेहा को हॉस्पिटल नहीं लेकर गए तो रेहा की जान चली जाएगी। ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, अपना मुंह बंद रखो आयुष्मान, नहीं तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अभिमान ने गुस्से से आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, आयुष्मान, अपना मुंह बंद रखो वरना मैं तुम्हें अभी के अभी जान से मार दूंगा। ये सुनकर आयुष्मान चुप हो गया। मिसेज राजपूत ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान, मैं अभी को कॉल करती हूँ, शायद अभय कुछ कर पाए। ये सुनकर अभिमान ने कहा, मोम डैड को कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर मिसेज राजपूत में गुस्से में कहा, अभिमान, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। यहाँ रेहा की हालत खराब होती जा रही है और तुम मुझे अभय को कॉल करने नहीं दे रहे हो। अगर अभी यहाँ पर अपनी जेट लेकर आ जाएंगे और हम उससे रेहा हॉस्पिटल लेकर चले जाएंगे। अभिमान ने मिसेज राजपूत की तरफ देखकर कहा, मोम, इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ट्रैफिक खाली हो चुकी है। ये सुनकर अचानक से स्नेहा राजपूत और आयुष्मान ने सामने देखा था, जहां सारी गाड़ियां ड हो चुकी थी और बीच में सीधा रास्ता बन चुका था। ये देखकर आयुष्मान ने जल्दी से कार स्टार्ट कर दी और गाड़ी बहुत तेज ड्राइव करने लगा। 10 मिनट बाद आयुष्मान ने अपनी कार को एक अस्पताल के बाहर रोकी और अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान, जल्दी से रेहा को लेकर अस्पताल के अंदर चलो। अभिमान ने जल्दी से रेहा को अपनी गोद में उठाया और दौड़ते हुए अस्पताल के अंदर चला गया। अभिमान जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर गया और डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहा, रेहा को जल्दी से एडमिट करो। ये सुनकर डॉक्टर ने कहा, हम रेहा को जल्दी से एडमिट करते हैं। ये बोलकर डॉक्टर ने जल्दी से रेहा को एडमिट कर लिया। वही यह सब देखकर दिव्या ने कहा, ये डॉक्टर ने कोई सवाल क्यों नहीं पूछा और रेहा को ऐसे ही एडमिट कैसे कर लिया? ये सुनकर अभिमान ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि यह हॉस्पिटल वैभव का है और वैभव कभी कभी इस अस्पताल में आता भी है और यहाँ के अस्पताल के जितने भी बड़े कर्मचारी हैं सभी रेहा के बारे में जानते हैं और ये जानते हैं कि रेहा वैभव की बहन है, तो उसे एडमिट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर तुम्हारी सवाल जवाब खत्म हो गए हैं तो मुझे कुछ जरूरी काम है। ये बोलते हुए अभिमान ऑपरेशन थिएटर के पास से हट गया और वैभव को कॉल लगाने लगा। वैभव जो अभी तक सो रहा था उसका फोन साइलेंट पर था, इसलिए वैभव को कुछ पता नहीं चला। अभिमान ने गुस्से से कहा, मैं भी पागल हूँ जो इस इंसान को कॉल कर रहा हूँ। मुझे सौम्या को कॉल करना चाहिए, उसका फोन कभी साइलेंट पर नहीं रहता है। ये बोलते हुए अभिमान ने जल्दी से सौम्या को कॉल किया। सौम्या जो अभी वैभव के बगल में सो रही थी, अचानक से फोन बजाने की रिंग से उसकी आंखें खुलना लगी। सौम्या ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, वैभव, तुम्हारा फोन बज रहा है। वैभव ने नींद में ही कहा, मेरा फोन नहीं बज रहा है, मेरा फोन मैं कल रात को ही साइलेंट पर रख दिया था, शायद तुम्हारा बज रहा है। देखो, शायद तुम्हारे उन तीनों युवों में से किसी का फोन होगा, मुझे चैन से सोने भी नहीं देते हैं।
सौम्या ने अपनी आंख खोली और फोन की तरफ देखते हुए कहा, अभिमान भाई मुझे इतनी सुबह क्यों कॉल कर रहे हैं? ये बोलते हुए सौम्या ने फोन रिसीव किया और कहा, भाई क्या हुआ? आपने मुझे इतनी सुबह क्यों कॉल किया है? ये सुनकर अभिमान ने गुस्से में कहा, वैभव को अभी के अभी फोन दो। ये सुनकर सौम्या बहुत ज्यादा डर गई, क्योंकि अभिमान ने यह बात बहुत ज्यादा चिल्लाकर कहा था। सौम्या ने जल्दी से वैभव की तरफ देखते हुए कहा, वैभव भाई बहुत गुस्से में है, उन्हें तुमसे अभी के अभी बात करनी है। ये लो फोन। ये बोलकर सौम्या ने जल्दी से फोन वैभव के कान में लगा दिया। वैभव जो अभी भी नींद में था उसने अभिमान की आवाज सुनते हुए कहा, क्या हुआ अभिमान, इतनी सुबह मुझे क्यों कॉल कर रहे हो? अभिमान ने गुस्से में कहा, रेहा को गोली लगी हुई है, उसे ब्लड की जरूरत है, अभी के अभी तुम और सुहाना जल्द से जल्द अस्पताल में आओ। तुम लोग में से जिसका खून रेहा से मैच करता है आकर रेहा को खून दो। ये सुनकर वैभव की नींद खुल गई। वैभव एक झटके में बेड पर बैठते हुए कहा, ऐसे कैसे रेहा को गोली लग गई? आखिर रेहा को किसने गोली मारी है? ये सुनकर सौम्या हैरान हो गई और वैभव की तरफ देखते हुए बोली, रेहा को गोली कैसे लगी? वैभव ने अपने मुंह पर उंगली रखते हुए सौम्या को चुप रहने का इशारा किया। सौम्या चुप हो गई। अभिमान ने गुस्से में कहा, चुपचाप से तुम जल्द से जल्द अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर यहाँ आओ। जिसका भी खून रेहा से मैच करता है देने के लिए तैयार रहो और जल्दी से हॉस्पिटल आओ। ये सुनकर वैभव ने कहा, मैं जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। तुम हॉस्पिटल का एड्रेस मेरे फ़ोन पर सेंड करो। ये बोलकर वैभव ने फ़ोन कट कर दिया। सौम्या ने वैभव की तरफ देखकर रोते हुए कहा, वैभव रेहा को क्या हुआ है, वह ठीक तो है ना? ये सुनकर वैभव ने सौम्या के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, रेहा को किसी ने गोली मार दिया है, उसे खून की जरूरत है। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि रेहा का कौन सा ब्लड ग्रुप है? ये सुनकर है सौम्या ने रोते हुए कहा, रेहा का ब्लड ग्रुप बी नेगेटिव है। वैभव ने गुस्से में कहा, मतलब मेरा और रेहा का ब्लड मैच नहीं करता है? सौम्या ने गुस्से में कहा, वैभव ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हारी फैमिली में किसी ना किसी का ब्लड ग्रुप तो रेहा से मैच करता ही होगा। ये सुनकर वैभव ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मेरा और अंकल का ब्लड ग्रुप सेम है। ये सुनकर सौम्या ने कहा, हो सकता है तुम्हारे डैड या तुम्हारी आंटी नहीं तो सुहाना किसी का ब्लड ग्रुप रेहा से मैच कर सकता है। पहले हमें नीचे जाकर सबको ये बात बतानी चाहिए, किसी ना किसी का तो रेहा से मैच कर ही जाएगा। ये सुनकर वैभव ने कहा, तुम जल्दी से जाकर बाथरूम में चेंज करके आओ। सौम्या जल्दी बेड से उठकर बाथरूम की तरफ चली गई। वहीं वैभव ने जल्दी से अपनी शर्ट और लोअर पहनकर और नीचे हॉल में चला गया। वैभव हॉल में गया तो उसने देखा कि सभी टेबल पर बैठकर नाश्ता कर रहे थे। वैभव ने कहा, आप सभी अभी के अभी मेरे साथ अस्पताल चलिए, क्योंकि रेहा को गोली लगी हुई है और उसे खून की जरूरत है। ये सुनकर सभी हैरान हो गए। रणविजय खाना खाने ही वाला था, उसके हाथ से चम्मच नीचे गिर गया। रणविजय जल्दी से उठकर वैभव की तरफ देखा हुआ बोला, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सुबह सुबह अपनी बहन के लिए ऐसी बातें कौन करता है? ये सुनकर वैभव ने कहा, डैड मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, अभिमान का फोन आया था, रेहा को गोली लगी है, उसे खून की जरूरत है। रणविजय ने जल्दी से गणेश की तरफ देखते हुए कहा, गणेश जल्दी से हमें हॉस्पिटल चलना चाहिए।
ये बोलते हुए रणविजय और गणेश सुहाना और रेहा की आंटी के साथ अस्पताल के लिए निकल गया। सौम्या जैसे ही हाल में आई उसने देखा कि हाल में सिर्फ वैभव खड़ा था। ये देखकर सौम्या ने कहा, साथ सभी घर वाले अस्पताल के लिए निकल गए। ये सुनकर वैभव ने कहा, हाँ सब चले गए हैं, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा हूँ। ये सुनकर सौम्या ने कहा, रेहा तुम्हारी बहन है, तुम्हें पहले जाना चाहिए था। ये सुनकर वैभव ने मुस्कुराते हुए कहा, रेहा को इस समय मेरी नहीं बल्कि डैड की जरूरत थी, और डैड जा चुकी है, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं तुम्हें कर चला गया तो तुम अकेली हो जाओगी। और तुम इतनी कमजोर हो अभी कि तुम अकेले रेहा के पास नहीं जा सकती हो, और तुम बहुत इमोशनल हो। इसलिए मैं तुम्हारे लिए यहाँ रुक गया। ये सुनकर सौम्या की आंखों में आंसू आ गए। सौम्या दौड़ते हुए वैभव के पास गई और उसे गले लगाकर बोली, अगर तुम अभी यहाँ पर नहीं होते तो मेरी तो इतनी भी हिम्मत नहीं है कि मैं इस समय रेहा को देख सकूं। सच कहूँ तो मैं सच में बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, पर रेहा के मामले में मैं खुद को बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस करती हूँ। रेहा मेरी इकलौती दोस्त है, जिससे मैं अपनी बहन की तरह समझा है। मैंने हमेशा उससे बहुत प्यार किया है, और उसे अकेले ऐसी हालत में देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। थैंक गॉड वैभव तुम यहाँ मेरे लिए हो, तो नहीं मेरा क्या होता है। सौम्या बहुत रो रही थी। प्लीज वैभव रेहा को बचा लो, मैं उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। मैं रेहा के बिना मर जाऊंगी, प्लीज वैभव रेहा को बचा लो। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ रेहा ही मेरी इकलौती दोस्त रही है, जिससे मैं बहुत प्यार किया है। वैभव मैं रेहा से बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें पता है वैभव, जब मैं 4 साल की थी तब से ही मैं और रेहा बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसने मुझे बचाने के लिए बहुत कुछ किया है। भाई के सारे जुल्म बर्दाश्त किए, पर उन्हें कभी नहीं बताया कि दिव्या की हालत की जिम्मेदार मैं थी। पर रेहा ने किसी को कुछ नहीं बताया, हमेशा मुझे प्रोटेक्ट किया है। प्लीज वैभव रेहा की जान बचा लो। ये बोलते हुए सौम्या जोर जोर से रोने लगी। वैभव ने कहा, रोना बंद करो सौम्या, रेहा को कुछ नहीं होगा, और प्लीज खुद को स्ट्रांग दिखाओ, तुम्हें ऐसे देखकर अभिमान और ज्यादा परेशान हो जाएगा। तुम्हें अपने भाई को भी तो संभालना है, तो प्लीज खुद को स्ट्रांग बनाओ, जिससे कि तुम अभिमान को भी संभाल सको। ये सुनकर सौम्या चुप हो गई। सौम्या ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, तुम सही बोल रहे हो वैभव, मुझे खुद को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि भाई अभी रेहा के इस हालात के कारण बहुत परेशान होंगे, और ऊपर से मेरी यह हालत देखेंगे तो सब और परेशान हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगी और ना ही रोऊंगी। ये सुनकर वैभव ने सौम्या के सर पर किस करते हुए कहा, हाँ मेरी जंगली बिल्ली, बस इसी तरह अपने आप को स्ट्रांग रखना। अब चलो हम दोनों चलते हैं। ये बोलते हुए वैभव अपने घर से निकल गया और कार में बैठकर कार ड्राइव करने लगा। अस्पताल में आयुष्मान और दिव्या एक जगह बैठे हुए थे। दिव्या अभी भी रो रही थी। आयुष्मान ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, देखो दिव्या, जो हो गया सो हो गया, प्लीज रोना बंद करो। दिव्या ने रोते हुए कहा, मैं इतने सालों से रेहा को जानती हूँ, पर हमेशा उसे गलत समझती रही। पर उसने आज मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की। आयुष्मान, मुझे लगता है कि तुम इतने सालों से अपनी मॉम को गलत समझ रहे थे। क्या पता माया राजपूत ने बचपन से ही तुम्हें बस इस्तेमाल ही किया था, जिससे कि वह स्नेहा राजपूत से बदला ले सके। उसने बदले के लिए तुम्हारी और मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी।
ये सुनकर आयुष्मान ने दिव्या के सर को सहलाते हुए कहा, शायद तुम सही कह रही हो दिव्या। इतने सालों से मैंने स्नेहा राजपूत को सिर्फ इस माया के वजह से गलत समझता रहा। मुझे लगा कि स्नेहा राजपूत ने अभिमान के लिए मुझे छोड़ दिया। उस माया राजपूत ने मुझे यही कहा था कि स्नेहा राजपूत ने अपनी बहन का घर बर्बाद किया और अभिमान के जरिए राजपूत परिवार में चली गई और मेरे डैड अभय राजपूत से शादी कर लिया और उसने जानबूझ पर मेरी कुर्बानी दी। उन्होंने जानबूझ पर मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, जिससे कि वह अभय राजपूत की नज़र में खुद को बेचारी दिखा सके। ये सुनकर दिव्या ने कहा, नहीं आयुष्मान, मुझे लगता है कि यह सब कुछ उस माया ने झूठ बोला है। जहाँ तक आर्यन भाई ने मुझे बताया था, उन्होंने कहा था कि माया राजपूत की शादी तो कभी अभय राजपूत से नहीं होने वाली थी, बल्कि आज से 30-31 साल पहले स्नेहा राजपूत और अभय राजपूत कॉलेज में एक दूसरे से प्यार करते थे। दोनों की शादी होने वाली थी, पर शादी से एक दिन पहले स्नेहा राजपूत को ये पता चला कि माया अभय के बच्चे की मां बनने वाली है। तो शादी के समय स्नेहा राजपूत पीछे हट गई और अपनी जगह उसने माया से अभय राजपूत की शादी करवा दी और स्नेहा राजपूत लंदन चली गई थी। पर जब वह 4 साल बाद लंदन से वापस आए तो उसे पता चला कि यह सब कुछ माया की चाल थी। माया ने उसे बेवकूफ़ बनाया था। अभय ने कभी भी स्नेहा को धोखा नहीं दिया था, बल्कि माया ने ही उसका नशे में फ़ायदा उठाया था। अभय उसे एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए थे, पर स्नेहा के वापस आने की वजह से स्नेहा को यह एहसास होने लगा कि अभय राजपूत बहुत ज़्यादा अकेले हैं और वह हमेशा से स्नेहा राजपूत से ही प्यार करते थे। इसलिए स्नेहा राजपूत ने माया और अभय का तलाक करवा दिया और उसे घर से निकाल दिया था, क्योंकि माया राजपूत अभिमान के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं करती थी। वह अभिमान का इस्तेमाल सिर्फ अभय के करीब रहने के लिए करती थी, क्योंकि अभय हमेशा से अपना पहला बच्चा अभिमान से बहुत प्यार करता था। अभय को माया से कोई मतलब नहीं था, पर उसके दिल में अभिमान के लिए हमेशा प्यार था। पर धीरे धीरे माया की वजह से वह प्यार गुस्से में बदलने लगा, क्योंकि माया हमेशा अभिमान को लेकर अभय को ब्लैकमेल करती थी और स्नेहा जब से आई थी वह अभिमान के बहुत करीब रहती थी। इसलिए शादी के बाद भी अभिमान बहुत आसानी से स्नेहा को अपनी मां मान लिया था। पर पता नहीं कैसे माया ने सारी सच्चाई अभिमान को बता दी थी कि स्नेहा उसकी मां नहीं है, बल्कि वह है, और उसके वजह से अभिमान कई सालों से उनसे नफरत करता आ रहा है। उसने स्नेहा राजपूत को कभी मॉम नहीं कहा था, बल्कि हमेशा मिसेज राजपूत ही कहता था। वह तो रेहा थी जिन्होंने इन दोनों की बीच की दूरियां खत्म की। दिव्या की सारी बात सुनने के बाद आयुष्मान ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, मैं बहुत बुरा बेटा हूं ना दिव्या। मैंने कभी सच्चाई पता लगाने की कोशिश नहीं की और हमेशा स्नेहा राजपूत के साथ बदतमीजी की। हमेशा उसे मिसेज राजपूत या स्नेहा राजपूत कहकर बुलाया है, कभी भी मां नहीं कहा। वह मेरे प्यार के लिए तरसती रही, पर मैंने कभी भी उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। जबकि मैंने 1-2 महीने में नोटिस किया था कि जब उन्हें पता चला था तुम प्रेग्नेंट हो, वह तुम्हारा बहुत ख्याल रखती थी। पर फिर भी मैंने इन पर कभी भरोसा नहीं किया। मुझे डर लगा रहता था कि जो औरत मुझे मारने की कोशिश कर सकती है, वो मेरे बच्चे को भी कुछ ना कर दे। पर शायद मुझे समझ में आ गया कि माँ माँ ही होती है। उन्होंने हमेशा मेरी केयर की, मुझे हमेशा प्यार किया। मैं ही पागल था जिसे यह बात कभी समझ में नहीं आया। आई एम सॉरी दिव्या, मुझे माफ़ कर दो। मेरी वजह से तुम्हें भी यह सब कुछ बर्दाश्त करना पड़ा।
पर अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सुनकर दिव्या ने आयुष्मान के गालों पर हाथ रखते हुए कहा, आयुष्मान तुम स्नेहा राजपूत के पास जाओ और उसे अपनी सारी गलतियों के लिए माफ़ी मांग लो। आयुष्मान दिव्या के पास से उठ गए पर 4-5 कदम आगे गया, जहां पर स्नेहा राजपूत इस समय ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़ी होकर रेहा को देख रही थी। अभिमान भी वहीं पर किसी से फोन पर कुछ बातें कर रहा था। तभी आयुष्मान ने स्नेहा राजपूत के कंधे पर हाथ रख कहा। स्नेहा राजपूत पीछे की तरफ पलटकर बोली, क्या हुआ आयुष्मान? आयुष्मान ने अचानक से स्नेहा राजपूत को गले लगा लिया और धीरे से रोते हुए कहा, आई एम सॉरी मॉम, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं पूरी जिंदगी आपको गलत समझा, मुझे माफ़ कर दीजिए। नेहा राजपूत ने जैसे ही आयुष्मान के मुंह से अपने लिए मां सुन, स्नेहा राजपूत की आंखों से आंसू निकलने लगे। स्नेहा राजपूत की दिल की कन बहुत तेज हो गई। नेहा राजपूत को एक अलग ही तरह का सुकून मिल रहा था। स्नेहा ने आयुष्मान के गालों को अपने हाथों में पकड़ते हुए कहा, मैं तुमसे कभी गुस्सा नहीं थी, तुम्हें सॉरी बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। आयुष्मान, तुम्हें बस एक गलत फहमी हुई थी और वो गलत फहमी अब दूर हो गई है। तुम हमेशा से मेरे बेटे थे और मेरे ही रहोगे और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर आयुष्मान फिर एक बार स्नेहा राजपूत के गले लग गया और जोर जोर से रोने लगा। आयुष्मान स्नेहा राजपूत को गले लगाकर बहुत रो रहा था। नेहा राजपूत ने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, रोने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और मैं तुमसे कोई भी गुस्सा नहीं हूँ। तभी अचानक से रेहा की फैमिली आ गई और अभिमान की तरफ देखते हुए बोली, अभिमान रेहा कहाँ है? ये सुनकर अभिमान रणविजय की तरफ देखते हुए कहा, अंकल रेहा को ब्लड की जरूरत है, आपका और रेहा ब्लड ग्रुप सेम है, आप जाकर रेहा को खून दे दीजिए। ये बोलकर अभियान ने एक डॉक्टर को इशारा किया। डॉक्टर ने रणविजय की तरफ आए और उनको देखते हुए बोले, आपकी उम्र बहुत ज़्यादा लग रही है, क्या आप रेहा जी को खून दे सकते हैं? ये सुनकर रणविजय कहा, जितना खून चाहिए आप ले सकते हो, प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत होने दीजिएगा प्लीज़। उनका डॉक्टर ने कहा, ठीक है आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूँ। तभी सुहाना ने कहा, बड़े पापा मेरा और रेहा दी का भी ब्लड ग्रुप सेम है, मैं जाकर खून दे देती हूँ। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा है, डॉक्टर सही बोल रहे हैं, आपको खून नहीं देना चाहिए। ये सुनकर रणविजय ने कहा, नहीं मुझे भी अपनी बेटी को खून देना है। ये सुनकर अभिमान ने कहा, एक कम कीजिए, आप भी थोड़ा सा खून दे दीजिए, बाकी जितना खून चाहिए होगा सुहाना दे देगी। ये बोलकर अभिमान ने सुहाना को इशारा किया। सुहाना चुपचाप से अपने बड़े पापा रणविजय और डॉक्टर के साथ वार्ड में चली गई। वैभव दौड़ता हुआ अस्पताल के अंदर आया और अभिमान के पास आकर बोला, अभिमान अभी रेहा कैसी है? अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, उसका ऑपरेशन चल रहा है, रणविजय अंकल और सुहाना दोनों रेहा को ब्लड देने के लिए गए हैं। तभी सौम्या ने अभिमान की तरफ देखते हुए कहा, भाई आप ठीक हो ना भाई, रेहा को कुछ नहीं होगा, आप प्लीज ज़्यादा टेंशन मत लो। अभिमान सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, रेहा को कुछ नहीं हो सकता है सौम्या, उसे वापस आना ही होगा क्योंकि उसे पता है कि मैं उसके बिना नहीं रह सकता हूँ। ये सुनकर सौम्या ने कहा, भाई आप सही कह रहे हो, रेहा को हमारे लिए वापस आना ही होगा। तभी दिव्या सौम्या और वैभव के पास आए और बोली, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से रेहा को गोली लगी है।
रेहा मुझे बचाने के लिए उसे गोली के आगे आ गई है। आई एम सॉरी सौम्या, आई एम सॉरी वैभव भाई, मेरी वजह से रेहा का बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर सौम्या ने गुस्से से कहा, क्या पागलों वाली बात कर रही हो, रेहा प्रेग्नेंट नहीं थी। दिव्या ने रोते हुए कहा, रेहा अभिमान को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए उसने अभिमान को ये बात नहीं बताई थी कि वह 3 मंथ प्रेग्नेंट थी। ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से कहा, दिव्या तुम्हारा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, मैंने कहा था ना रेहा प्रेग्नेंट नहीं है। दिव्या ने रोते हुए कहा, अभिमान रेहा तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसीलिए उसने तुम्हें नहीं बताया था। ये सुनकर सौम्या ने गुस्से से दिव्या को अपनी तरफ और गुस्से में बोली, बस करो, मैंने कहा ना कि रेहा प्रेग्नेंट नहीं थी, तो बार बार रेहा और उसके बच्चे का नाम लेना बंद करो। ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ये सुनकर दिव्या ने कहा, रेहा झूठ नहीं बोल रही हूँ। सौम्या, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, रेहा प्रेग्नेंट थी। सौम्या ने जोर से दिव्या को झंझाते हुए कहा, मेरी बात कान खोल कर सुन लो, रेहा प्रेग्नेंट नहीं थी और वो अभी प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सुनकर सभी सौम्या की तरफ देखने लगे। अभिमान ने गुस्से से आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, आयुष्मान अपनी बीवी को समझ लो, यहाँ मैं बहुत टेंशन में हूँ और ऊपर से यह मेरा दिमाग खराब कर रही है। आयुष्मान ने दिव्या की तरफ देखते हुए कहा, दिव्या बार बार रेहा को प्रेग्नेंट क्यों बता रही हो। ये सुनकर दिव्या ने कहा, रेहा ने खुद माया राजपूत से कहा था कि वह 3 मंथ प्रेग्नेंट है और उसने अभिमान को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि वह अभिमान के बर्थडे पर उसे सरप्राइज देना चाहती थी। सौम्या ने गुस्से से दिव्या को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, तुम्हारा बहुत ज्यादा हो गया है दिव्या। ये देखकर आयुष्मान जल्दी से दिव्या के पास आया और उससे पीछे खींचते हुए बोला, सौम्या तुम बस करो, आखिर तुमने उस पर हाथ क्यों उठाया। सौम्या गुस्से से आयुष्मान की तरफ देखते हुए कहा, आयुष्मान अपनी बीवी को संभालो, आज इसकी वजह से रेहा हालत हो गई है। ऊपर से यह बार बार यही बोल रही है कि यह प्रेग्नेंट है। मैं कह रही हूँ ना कि रेहा प्रेग्नेंट नहीं थी और वो प्रेग्नेंट हो भी नहीं सकती है, तो प्लीज़ मेरा दिमाग मत खराब करो, मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। आयुष्मान ने गुस्से से कहा, दिव्या झूठ नहीं बोल रही है, दिव्या वही बोल रही है जो रेहा ने खुद अपने मुंह से कहा था। वैभव ने सौम्या की तरफ देखते हुए कहा, सौम्या तुम इतनी गारंटी के साथ कैसे कह सकती हो कि रेहा प्रेग्नेंट नहीं है। ये सुनकर सौम्या अभिमान की तरफ देखने लगी। अभिमान ने वैभव की तरफ देखते हुए कहा, क्योंकि कुछ समय पहले ही रेहा को लगा था कि शायद वह प्रेग्नेंट है। रेहा और सौम्या दोनों अस्पताल में चेकिंग करवाने के लिए गए थे, क्योंकि सौम्या को लगा था वह भी प्रेग्नेंट है। दोनों ने अपना टेस्ट करवाया था और दोनों का रिपोर्ट नेगेटिव आया था। ना सौम्या प्रेग्नेंट थी और ना ही रेहा प्रेग्नेंट थी, और यह बात को अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं, इसीलिए हम दोनों को पता है कि रेहा प्रेग्नेंट नहीं थी। अगर रेहा ने प्रेगनेंसी का झूठ बोला है तो जाहिर सी बात है उसने तुम्हें और खुद को बचाने के लिए बोला था, क्योंकि माया राजपूत को बस मेरा और रेहा का बच्चा इस घर का वारिस बनते हुए देखना चाहती थी। इसलिए रेहा ने मौके का फायदा उठाकर खुद को और तुम्हें बचाने के लिए ये झूठ बोला था। तो मेरी बात कान खोलकर सुन लो, रेहा ना प्रेग्नेंट थी और ना है। इसलिए अब इस बात को अपने दिमाग से बाहर निकाल दो। ये सुनकर दिव्या चुप हो गई और मन में बोलने लगी, इतनी खराब सिचुएशन में भी रेहा का क्या दिमाग चलता है। इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले इसमें एक बार भी नहीं सोचा। वही वैभव ने अभिमान को अपनी तरफ खींचा और कॉरिडोर में लेकर जाते हुए बोला,
तूने ऐसा क्यों बोला कि सौम्या को लगा कि सौम्या प्रेग्नेंट है? ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से कहा, तुझे नहीं लगता कि यह सवाल जाकर तुझे तेरी बीवी से पूछना चाहिए, मुझे क्यों पूछ रहा है? रेहा की हालत खराब है, मेरा दिमाग ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब है, ऊपर से ये दिव्या और आयुष्मान और खराब कर रहे हैं। अब प्लीज वैभव तू और मत खराब कर, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा बचपन का दोस्त और मेरी छोटी बहन का पति है और तुझ पर हाथ उठा दूंगा। ये सुनकर वैभव ने गुस्से में कहा, जितना पूछा है उसका जवाब दे। ये सुनकर अभिमान ने गुस्से से कहा, मुझे पता है कि 1 महीने पहले जब तुम्हारी और सौम्या की शादी हुई थी तो तुम लोगों ने एक साथ एक नाइट स्पेंड की थी, इसीलिए सौम्या को लगा कि वह प्रेग्नेंट है। क्या रेहा बच पाएगी? अब आगे क्या होगा ये जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड कंटिन्यू करूं तो कमेंट करें।